जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में बोला था कि अब हम जो फिजिक्स पढ़े हैं अभी तक वो ऑनलाइन या यूट्यूब के थ्रू रिवाइज करेंगे। तो आज हम लोग वेक्टर को रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि हम वेक्टर पढ़ते क्यों हैं। ये आपका एक तरह से कहें तो फर्स्ट टॉपिक है। एक तरह से ये भी कहें कि ये एक्चुअली में मैथ है और इसकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी जो आज तक आप मैथमेटिक्स पढ़े क्लास 10 क्लास 10 तक उससे थोड़ी सी अलग है। तो आखिर फिजिक्स को बिगिनिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि आखिर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। जैसे कि लेट्स से अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट्स के बारे में जानना होता है। लेटर्स क्या क्या है, उस सारे लेटर को ज्वाइन करोगे तो आपको एक वर्ड बनेंगे। और अगर वर्ड्स को अरेंज करते हैं एक सिस्टमेटिक वे में तो आपका एक सेंटेंस बनता है। सिमिलरली उसी प्रकार फिजिक्स को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता होगी। आखिर ये फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश में जैसे ABCDEFG होता है, उसी प्रकार आखिर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है जिसके हेल्प से हम फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कोई फिजिकल प्रोसेस हुआ, कुछ घटना हुई, जैसे कि ये हल्का है, ये भारी है। आखिर हल्के और भारी को कंपेयर करने के लिए हम उसको लिफ्ट किए, उठाए। तो आखिर भारी है और हल्का है, इसको कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी का इजाद किया जिसको हमने बोला मास। आखिर क्या है वजन, जो भी बोलते हो, तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। वह ज़्यादा दूर चला गया और मैं पीछे रह गया, अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट होता है कि दूरी, टेंस, यह एक फिजिकल क्वांटिटी। वह इस दिशा में डिस्टेंस तय किया तो एक डिस्प्लेसमेंट नाम का चीज आएगा, वह भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। वह तेज दौड़ता है, मैं धीरे दौड़ रहा हूँ, मैं धीरे चल रहा हूँ, एक स्पीड नाम का चीज आएगा, यह भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब इन सारे जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट आई वैसे वैसे हम फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करते गए। तो अभी इस फिजिकल क्वांटिटी को जो हमने इंट्रोड्यूस किया और फिजिकल क्वांटिटी को अगर सही से देखा तो पाया क्या, फिजिकल क्वांटिटी अभी जिस एज में आप हो, जिस क्लास में आप हो, उसके अनुसार से हमने फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया। वन इज कॉल्ड वेक्टर, अदर इज कॉल्ड स्केलर। इन फ्यूचर में भी हम एक नए फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज कॉल्ड टेंसर, बट क्लास 12 तक ऐसा नहीं करने वाले हैं। तो आप लोग को दो ही फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है, वन इज कॉल्ड वेक्टर और अदर इज कॉल्ड स्केलर। तो फिजिकल क्वांटिटी वह है जिसके हेल्प से आप फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं। और ये फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, वन इज कॉल्ड स्केलर और अदर इज कॉल्ड वेक्टर। अब अगर हम, ऐसा नहीं है कि आज पहली बार जिंदगी में आप क्लास 11th में ही वेक्टर और स्केलर पढ़ रहे हो, इससे पहले भी अगर आप वेक्टर और स्केलर को पढ़े होगे तो आप ये पढ़े होगे क्या कि स्केलर वैसे फिजिकल क्वांटिटी को आते हैं, मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी, मतलब फिजिक्स पढ़ने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता होगी वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको हम लोग स्केलर कहते हैं। और वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो तो हम लोग वेक्टर कहते हैं। और यह डिफिनीशन से हम लोग आगे बढ़ते गए। इन कुछ जब हम इसके मैथमेटिक्स को डिफाइन किए गए कि आखिर हम इसे वेक्टर कहेंगे, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी आए जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, दिशा भी है, लेकिन जब उसकी प्रॉपर्टीज को हम डिफाइन करने के लिए देखें तो वह कहीं ना कहीं वेक्टर की प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर पा रहा है। कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी होंगे जिसमें मैग्नीट्यूड होंगे, डायरेक्शन होंगे, फिर भी वह वेक्टर ना हो के स्केलर हो जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल करंट। तो करंट क्या है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन है,
फिर भी वो स्केलर है। क्यों? क्योंकि जब हम वेक्टर की अलजेब्रा को डिफाइन किए और जिसको हमने कहा कि यह वेक्टर का अलजेब्रा होगा, तो करंट उस वेक्टर की अलजेब्रा को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए हम उसे वेक्टर ना कह के क्या कहें? तो हम कहे ठीक है, तुम स्केलर में रह जाओ, तुम स्केलर हो। क्यों? क्योंकि जो एल स्केलर की अलजेब्रा हम कर रहे हैं उसको वो डिफाइन कर रहा है। तो आखिर स्केलर का अलजेब्रा क्या है? अगर आपसे पूछो सर स्केलर का अलजेब्रा क्या है, चलिए वेक्टर का अलजेब्रा तो आप पढ़ाइएगा, आप कह रहे हैं कि वो स्केलर होगा। स्केलर का अलजेब्रा क्या है? वही जो आप पढ़ के आए, जो अर्थमेटिक पढ़ के आए कि अगर हम 2 में 3 जोड़ देते हैं तो 5 होगा, 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 होगा। जो इस प्रकार के एडिशन को फुलफिल करता है, नंबर्स को ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, जिसे 3 में 2 घटा दिए तो 1 हो गया। ये जो इस प्रकार के अलजेब्रा को फुलफिल कर रहा है, 3 इंटू 2 कर दें तो 6 हो जाए, वैसे अलजेब्रा को जो फुलफिल करता है उसको हम लोग स्केलर बोलते हैं। रही बात जहाँ पे वेक्टर बोलने की, तो वेक्टर में ऐसा कुछ नहीं खास है कि 3 प्लस 2 5 होगा, वहाँ पे 3 प्लस 2 4 भी हो सकता है, 3 प्लस 2 -1 भी हो सकता है। अभी क्यों है? उसमें दिशा है और दिशा भी एक साइन रखता है जो हम आगे देखेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य क्या, ये एक सिंपल एडिशन नहीं है कि 4 वेक्टर, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जो 4 है और अगला वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 6 है, अगर ये दोनों को जोड़ दिए तो ये 10 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बन जाएगा। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उसकी अलजेब्रा थोड़ी सी स्केलर की अलजेब्रा से डिफरेंट है। स्केलर के अलजेब्रा पढ़ने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। जो आप लोग आज तक मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हो, कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, सेम उसी प्रकार का अलजेब्रा आप स्केलर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट ये काम वेक्टर के लिए नहीं होगा। वेक्टर की क्या अलजेब्रा है ये तो हम आगे पढ़ेंगे ही। कैसे वेक्टर को हम ऐड करेंगे, कैसे वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हम डिवाइड भी कर सकते हैं, देखेंगे धीरे धीरे। अब हम बात करें आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज ये सारा टॉपिक है लेकिन सब आज तो नहीं पढ़ पाएंगे। आज हम पढ़ेंगे क्या स्केलर और वेक्टर होता क्या है, उसमें कंपेयर करेंगे, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, वेक्टर के बीच एंगल क्या होता है, यहाँ तक आज पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे, कैसे हम वेक्टर को ऐड करते हैं, कैसे हम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे उसको तोड़ते हैं, रिजॉल्व करते हैं, कंपोनेंट जिसको कहेंगे, फिर आते हैं मल्टीप्लिकेशन वेक्टर का, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, वो हम धीरे धीरे देखेंगे। बिफोर स्टार्ट वेक्टर, एक्चुअली स्केलर तो ठीक है, अब इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, आखिर ये वेक्टर पढ़ रहे हैं टू रिप्रेजेंट समथिंग, लोकेट समथिंग, तो वेक्टर में आपने पढ़ा था, अभी आपको मैं बताऊं, जस्ट वेक्टर पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको लोकेशन पोजीशन के बारे में बता दूं कि हम लोग कैसे किसी के पॉइंट को लोकेट करते हैं, कैसे पोजीशन डिफाइन करते हैं। ऐसा नहीं कि आज इससे पहले नहीं पढ़ रखे हैं, आप लोग क्लास 8 में, क्लास 9 में, इवन क्लास 10th में पढ़े होंगे हाउ टू लोकेट पॉइंट ऑन ए कार्टेशियन प्लेन। तो आज वही चीज हम देख रहे हैं अभी कि कैसे हम किसी पॉइंट को लोकेट करेंगे किसी प्लेन में। और क्योंकि ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, इसको हम लोग ये एक्सिस कहते थे, आप लोग भी अभी भी यही कहेंगे। इसको हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहेंगे, इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहेंगे, जिसमें ये आपका एक्स होगा और ये आपका क्या होगा, वाई होगा। अब अगर इस पॉइंट ओ से आपको पॉइंट पी तक पहुंचना है, कुछ आप एक्स में चलोगे, कुछ आप क्या चलोगे, वाई में, तो ये लोकेशन आएगा आपका एक्स कॉमा क्या आएगा, वाई। तो पोजीशन है द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। इसमें आपको कुछ एक्स चलना होगा और कुछ क्या चलना होगा, वाई। इससे आप पॉइंट लोकेट करो। जैसे कि आपको पता होगा कि आपका एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है, इसको आप लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट करते हो, जिसमें एक्स क्वाड्रेंट भी पॉजिटिव होता है और वाई क्वाड्रेंट भी पॉजिटिव होता है। इधर जाने पे यही माइनस एक्स एक्सिस होता है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। यहाँ पे माइनस और माइनस होता है और यहाँ पे आपका प्लस और माइनस होता है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पे ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। ये भी आपको पता होगा
कि सबसे पहले आप कहीं भी x में चलेंगे, फिर आप y में चलेंगे। सबसे पहला कोऑर्डिनेट आपका x होगा और दूसरा हमेशा क्या होगा, y होगा। नेक्स्ट, अगर हम इसी को थ्री डायमेंशनल सिस्टम में बात करें, थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंट करें, तो आप में एक्स और वाई और जेड एक्सिस होंगे, और इसे आप कार्टिजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहें तो कहें, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल नाम है जिसको हम लोग और कहेंगे, जैसे उसको आप लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहे थे, तो हम लोग कार्टिजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ साथ हम लोग ये बोलते हैं क्यूबिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, बिकॉज इसमें इससे पहले जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था जिसमें मात्र दो ही एक्सिस था, एक्स और वाई, इससे हम एक प्लेन में पॉइंट को असाइन करते हैं। और इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब रेक्टेंगल आपके पास ये क्यूबिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके हेल्प से हम लोग इसी स्पेस में, मतलब एक स्पेस में कोई पॉइंट है, मतलब थ्री डायमेंशनल स्पेस में कोई पॉइंट है, उसको हम लोकेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एक्स और वाई और जेड। अब इसमें एक प्रिकॉशन रखना है, जो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करे, उसके लिए हमेशा आप अपनी हाथ को, आप अपने पाम को एक्स की ओर रखो और इसे मूव कराओ वाई की ओर, और ये थंब जो बताएगा उस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर, वो अगर जेड का डायरेक्शन हो, अगर ऐसा आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो वह सही है। जैसे कि आप ये देखें कि आपका एक्स एक्सिस है, इधर हाथ है, इसको वाई एक्सिस की ओर घुमाए, ये आपका सामने की ओर क्या है, जेड एक्सिस, तो ये आपका जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम सामने की ओर है। इस तरह से हम लोग किसी पॉइंट को इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, इसमें एक्स में हम एक्स एक्सिस में एक्स चले, वाई एक्सिस में वाई चले और जेड एक्सिस में जेड चले। इस तरह से हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और क्यूबिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जब हमने देख लिया, इसमें क्या हुआ, हम अगर प्लेन में चलना चाहते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D प्लेन में, तो किसी भी पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको एक्स और वाई का हेल्प लेना पड़ेगा। मतलब आप एक्स की ओर चलिए और वाई की ओर चलिए, जितना बार भी चलना होगा आपको इसी दो डायरेक्शन में चल सकते हैं, एक्स के पैरेलल और वाई के पैरेलल। जैसे आपको यहाँ पहुंचना है, आप एक्स में चले, वाई में चले, 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 एक्स में चले, वाई में चले। आप कुछ भी करो, चलने का तरीका आपका एक्स और वाई ही होना चाहिए। ये सारे एक्स को जोड़ दीजिए, सारे वाई को जोड़ दीजिए, और फाइनली आपका वो पॉइंट आएगा। अब अगर यही काम हम, मतलब आपको चलना है एक्स और वाई की दिशा में, लेकिन यही अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट में जस्ट ऐसे ही रेक्टेंगुलर एक्सिस बनाइए, एक्स और वाई बनाइए, लेकिन आप क्या कीजिए, उस जो आपका भी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वो पॉइंट को सीधे ओरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए, जो रेफरेंस पॉइंट होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं, यह जो है आर वेक्टर है। ये आपका एक तरह से आगे चल के कहेंगे पोजीशन वेक्टर है, मतलब ये डिस्टेंस है। अब जो आप इस एक्सिस में बात करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यह, इसको कुछ लोग सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। मतलब आप सीधे क्या किए, आर रेडियस के सर्कल पे चले गए, मतलब इस रेफरेंस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे वह पॉइंट्स है। बताइए, इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे तो अनंत पॉइंट है। अब जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो ये पी की, क्या सिर्फ आर से मेरा काम चल जाएगा? पहले भी एक्स और वाई दोनों चाहिए था, अभी दो इंडिपेंडेंट एक्सिस चाहिए, तो अभी भी आपको दो इंडिपेंडेंट एक्सिस चाहिए। सिर्फ आपके आर से काम नहीं चलेगा, आर से बहुत सारे पॉइंट हैं। उनमें से अगर इस पॉइंट पी की बात करोगे, तो कुछ एक्स एक्सिस से, ये जो रिफरेंस एक्सिस है, इससे कुछ ये थीटा एंगल बना रहा है, एक पैरामीटर है थीटा, जहां पे आर क्या है, डायरेक्टली इस फिक्स पॉइंट से आर डिस्टेंस का एक सर्कल बनाए, उसके हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट आर होगा। लेकिन इन सभी पॉइंटों में से एक ऐसा पॉइंट है जिसका रिफरेंस एक्सिस से एंगल थीटा मात्र फिक्स है, वो यही है और कोई नहीं है। इसलिए जिसको आप लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स कोमा वाई बोल रहे हो, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसी को आर कोमा हम थीटा बोलेंगे। अच्छा, एक ही पॉइंट पी को
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x, y बोल रहे हो, और उसी को आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में r, थीटा बोल रहे हो। क्या हम इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं? देखते हैं। ये आपका x दूरी है और ये आपका y दूरी है। तो आपका जो r है वो कहीं ना कहीं इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है। तो आप कह सकते हो r² इज इक्वल टू x² प्लस y²। अच्छा, अगर हम यह देखें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे, अगर ये x देखें तो अगर cos थीटा बोले तो x अपॉन r हो गया। इट मीन्स x इज इक्वल टू r cos थीटा। सिमिलरली y जो है ये y डिस्टेंस है ना, ये y इज इक्वल टू r साइन थीटा होगा। इसका मतलब आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लोग x और y की जो बात कर रहे थे, और वही पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आप r और थीटा की बात कर रहे हैं, यह दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। आप इसको रिलेट कर सकते हैं और वो रिलेशन आपके सामने है। अब बात रही स्केलर और वेक्टर की, तो ये तो पहले की डिफिनीशन थे। अब आज के डेट में जो डिफिनीशन हम डिफाइन करें स्केलर को, स्केलर को चाहिए क्या? स्केलर को सही चाहिए क्या? वैसा फिजिकल क्वांटिटी, मतलब आखिर स्केलर है क्या? तो आप पहले फिजिक्स पढ़ रहे थे, इस फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमने किसकी इजाद की बेटा? फिजिकल क्वांटिटी को। और वह फिजिकल क्वांटिटी दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, वन इज कॉल्ड स्केलर और अदर इज कॉल्ड वेक्टर। और मैंने स्केलर उसे कहा कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बीइंग मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर, या वी कैन से मैग्नीट्यूड ओनली कॉल्ड स्केलर। सम एक्सेप्शन आर हियर, जैसे कि आपको करंट का नाम सुने होंगे, करंट एक्सेप्शन है। आखिर वो इसलिए क्योंकि वो वेक्टर नहीं है। और वेक्टर क्यों नहीं है? तो वेक्टर की डिफिनीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। आपको यही जानना है कि जो वेक्टर की डिफिनीशन को फुलफिल नहीं करेगा उसको हमें स्केलर कह देना। अगर कोई डिफिनीशन पूछे तो आप यही बोलोगे, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, भले बोल रहे हैं ओनली, इन सम टाइम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होने के बाद भी वह क्या कहलाएगा? स्केलर। रही बात वेक्टर की, तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और आपने देखा डायरेक्शन होते हुए भी धोखा दे दिया वो वेक्टर ने रहा, जिसका एग्जांपल आपको हम बोल रहे हैं करंट। तो ऐसे में हम कहते हैं क्या? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड इट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब जो वेक्टर एडिशन के रूल हैं, तरीके हैं, उसको फुलफिल करना चाहिए। जो वेक्टर के अलजेब्रा है उसको फुलफिल करना चाहिए। अगर वो करते हैं वेक्टर कहलाएंगे, नहीं करते हैं तो नहीं कहलाएंगे। ऐसा नहीं है, आगे आप अगर यही हायर कोर्सेस बीएससी पढ़ो तो वहाँ पे और होते हैं, सीडो वेक्टर, सीडो स्केलर, बहुत सारे टाइप के चीज होते हैं। मैं भी वो डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। ओके, तो अब रही बात, हम वेक्टर को पढ़ने वाले हैं। तो आखिर वेक्टर होता क्या है? तो वेक्टर होता क्या है? एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और उसके साथ साथ क्या हो? दिशा हो, इसे हम वेक्टर बोलेंगे। जैसे फिजिकल क्वांटिटी आप किसे कहोगे? जैसे कि वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट किए, तो ये v बताएगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, इसमें ये आप दे दिए, ये बताएगा कि वो उसके पास मैग्नीट्यूड है। और अगर ये दे दिए तो उसके पास क्या बताएगा? डायरेक्शन है। इसको हम इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर किसे कहते हैं? वैसा फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड इट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तो हम कह दिए वेक्टर। अब रही बात, इसको रिप्रेजेंट कैसे कहेंगे? आप देख लिए। अब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट। अच्छा, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़े तो वेक्टर जो भी है ये आपका वेक्टर है। तो आपको मैं बता दूं, ये जो वेक्टर है, एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट से वेलोसिटी,
उसमें ये जो है ये उसका इस वेक्टर का टेल कहलाता है, और ये पोर्शन जो है वो उस वेक्टर का क्या कहलाएगा, हेड। क्या कहलाएगा, एक पोर्शन आपका टेल है और दूसरा पोर्शन आपका क्या है, हेड है, और ये आपका वेक्टर कहलाएगा। अब देखिए एक बड़ा सा ले लेते हैं, ये दोनों में क्या है, दोनों तो वेक्टर है। सिंबल में बड़े और छोटे का कोई मतलब बनता नहीं है, ये नहीं कि बड़ा वेक्टर है तो उसके लिए सिंबल बड़ा कर दें, छोटा वेक्टर है तो सिंबॉलिकली बड़ा कर दें। ये तो जस्ट आपको दिखाने, जब ये सिंबॉलिकली आप कंपेयर करोगे तो आप करते हैं। ऐसे तो सिंबल में जैसे ये वेक्टर, ये वेलोसिटी है, एक्सलेशन है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सभी क्या कहलाते हैं, वेक्टर। अब देखिए वेक्टर में मैग्नीट्यूड है, दिशा है, तो हम अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीखें कि आखिर वेक्टर कहते किसे हैं। सबसे पहला चीज आपको बताना है कि कोई वेक्टर है जिसे कि पोजीशन वेक्टर। तो जैसे कि वेक्टर में एक निश्चित दिशा होती है, तो अगर हम बोले कि हम एक्स एक्सिस की ओर 2 यूनिट गए और वाई एक्सिस की ओर हम 5 यूनिट गए, तो एक्चुअली में हम कहाँ गए, तो हम लोग ओरिजिन से चलेंगे। एक्स एक्सिस में 2 यूनिट, 1 यूनिट और 2 यूनिट। वाई एक्सिस में आप 5 यूनिट गए, आप यहां पहुंचे, तो नेट कहाँ गए, आप यहां से यहां गए। ये आपका ओ पॉइंट है, ये अगर आपका ए पॉइंट है, जो आपका ओ ए वेक्टर होगा वो एक्स में चला 2 यूनिट और वाई में चला 5 यूनिट। तो आखिर इस एक्स के इकाई दिशा को हम लोग तो कभी कभी आई कैप से लिखते हैं, या कहो एक्स कैप से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, एक्स की दिशा में, ये दिशा को बताएगा कि आप एक्स दिशा में 2 यूनिट गए और 5 यूनिट गए वाई की दिशा में। ये वाई के ऊपर टोपी जो बताया कि इकाई लेंथ को बताता है, और ये बताता है कि हम वाई दिशा में जा रहे हैं। तो आप वेक्टर को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका क्या हो, जिस दिशा में वो वेक्टर को बनाने के लिए आप एक्स में कितना चले और वाई में कितना चले, वो अलग अलग आप लिख के बताओ, जैसे कि आपके सामने है। दूसरा है क्या, कोई कहेगा क्या, देखिए हम इतना, जिसे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, कि हम कोई एंगल लेंगे और यह अगर दूरी कहें तो ये होगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो यही वेक्टर जो आपका ओ ए है, इसकी दूरी जो है 25 और 4 क्या हुआ 29, √29 गए, √29 का लेंथ चले, और वो किस दिशा में चले, तो आपका जो रिफरेंस एक्सिस जिसको आप एक्स एक्सिस कहते हैं, इससे थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स पाई/2। क्योंकि आप जो ये थीटा है ये 5 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, तो 10 थीटा इज इक्वल टू क्या है, पाई/2। तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स पाई/2 इसको लिखते हैं। तो आप ऐसे चले, मतलब कहने का तात्पर्य है वेक्टर को लिखने का दो तरीका है। एक, जैसे उस लेंथ को अचीव करने के लिए, उस दिशा को अचीव करने के लिए, अगर आप एक्स में चले, आप वाई में चले, जेड में चले, तो कितना एक्स में चले, कितना वाई में चले और कितना जेड में चले, इनको लिख दो, तो उस वेक्टर को आप देख लोगे। दूसरा क्या है, आप कितना लेंथ चले इफेक्टिवली, आप अपने रेफरेंस पॉइंट से, और किस दिशा में चले, ये थीटा आपको दिशा बताएगा, दिशा का ज्ञात आपको थीटा देगा, और कितनी दूरी तय की है वो आपको आर बताएगा, जिसको आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बोलते हैं आर कोमा थीटा। इन दो तरीके से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे इस पे जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, अब देखिए जहां तक रही बात दिशा की, तो दिशा तो एक आप जानते हैं एक्स की दिशा, एक वाई की दिशा। इन नेट इफेक्टिव हमेशा एक्स और वाई में तो नहीं चल पाएंगे, बीच में भी तो जा सकते हैं। तो जैसे ही कि आपका ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जहां ये एक्स था,
ये आपका y था और ये आपका -x डायरेक्शन है और ये आपका -y डायरेक्शन है। तो हम लोग एक और डायरेक्शन सिस्टम को देखते हैं कि ये होता है, इस दिशा को आप ईस्ट बोलोगे तो इसको आप वेस्ट बोलोगे, इसको ऊपर वाले को नॉर्थ बोलेगे और इसको क्या बोलेंगे, साउथ। तो ये अगर कोई इधर चले तब ना, कोई इधर चल जाए तो क्या करेंगे? अगर वो बीचों बीच गया तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोल देंगे। क्या बोलेंगे? क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच में, तो उसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। अगर हम कोई इधर बीचों बीच चला गया तो इसको आप लोग बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। इसको आप लोग बोल सकते हो साउथ वेस्ट। सर वेस्ट साउथ नहीं बोल सकते हैं, वेल्स बोल सकते हैं। अगर हम इसको साउथ ईस्ट बोले कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके। अगर लेकिन ये बीचों बीच भी तो नहीं चलेगा, तो आपके पास एक और तरीका है। लेट्स से अगर यह बोला जाए कि आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है और ये आपका साउथ है। अगर आप रिफरेंस लाइन लेट से ईस्ट से नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, मान लो 50 डिग्री, इस दिशा को आप क्या बोलेंगे? तो आप देखिए, एक होता है नॉर्थ ऑफ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ। एक तो देखिए क्या है, इस रीजन को आप बोलेंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की ओर, ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोलते हैं नॉर्थ से ईस्ट की ओर। और नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये हुआ ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ और नॉर्थ ऑफ ईस्ट, दो चीजें। नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ये क्या है, ईस्ट की ओर है। और एक आपको जस्ट एंगल दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, एंगल। उस एंगल के हेल्प से आप बताओगे कि आखिर क्या है। तो जो जस्ट लास्ट वाला होता है उसकी ओर जाता है, यह बोलने का तरीका है। जिसपे हम प्रॉब्लम एक है सी वर्मा में, हम वो डिस्कस करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे आपको कहता है रिप्रेजेंट ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये तो जस्ट बीचों बीच है। तो देखिए ये आपका नॉर्थ है और ये आपका ईस्ट है, इसके बीचों बीच 5 यूनिट चल जाइए, ये आपका नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो गया, ये 45 डिग्री एंगल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब है, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होते हैं। तो लेट से कोई वेक्टर ए है, उसको लिखने का ये तरीका है। लेकिन अगर हम उसके मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करें तो हम लोग उसको लिखने का तरीका में एक तरीका है कि उस पर मॉडुलस लगा दें, या हम उस पर ये एरो हटा दें। यह दोनों के दोनों दर्शाता है कि हम उस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैग्नीट्यूड बोलना, तो उसके दिशा के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आप उसको कहेंगे कि वह स्केलर पार्ट को बता रहा है और कुछ। अब देखिए, अब किसी वेक्टर में जो उसका मैग्नीट्यूड है, दो ही चीज तो है, उसके मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। अब इसने आपने देख लिया कि उसके मैग्नीट्यूड जो हैं वो ये हैं। अगर हम उस वेक्टर के में जो मैग्नीट्यूड है वही हटा दें, तो उससे डिवाइड कर दें लेट से, तो क्या हुआ, उसके मैग्नीट्यूड क्या बन गया, 1। जो भी मैग्नीट्यूड था, जैसे कि किसी का मैग्नीट्यूड 5 है और 5 से ही डिवाइड कर दिए, 5/5 क्या हो गया, 1। तो जो बचा वो सिर्फ क्या बचा, डायरेक्शन। वो एक स्केलर नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो वो सिर्फ दिशा, दिशा मतलब इकाई, इकाई मतलब यूनिट, उसमें यूनिटली, यूनिट उस डायरेक्शन में यूनिटली कितना चला यह बताएगा, जिसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो अगर हम किसी वेक्टर में को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, एक स्केलर से डिवाइड कर दें, जो कोई गलत नहीं है, ये जो बनेगा उसको उस, इससे जो एक आएगा वो एक वेक्टर ही आएगा, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा बट उसकी दिशा उसकी ही ओर होगी। और ऐसे वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? जिसके बारे में हम और जिक्र करेंगे आगे। ये यूनिट वेक्टर बताता क्या है?
यह इसका काम है सिर्फ दिशा बताना। उस डायरेक्शन में उसकी मैग्नीट्यूड क्या है 1। वह बताता है कि हम इस दिशा में अपना इफेक्ट दे रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, जो भी है। अब है वेक्टर के प्रकार। सबसे पहला है इक्वल वेक्टर। तो वेक्टर को कब इक्वल बोलोगे? तो ऑफ कोर्स वो फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए। दूसरा उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और उसका दिशा भी सेम होना चाहिए। मतलब हर चीज बराबर हो, उसको हम लोग इक्वल वेक्टर बोलेंगे। रही बात पैरेलल वेक्टर की, अब इक्वल पैरेलल में क्या अंतर है? इसमें भी दिशा सेम होनी चाहिए बट मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है। ऐसे वेक्टर को हम पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। यही अगर आप एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर अगर हम इधर कर दें, इसको हम लोग बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। तो आखिर टाइप्स ऑफ वेक्टर मैंने आपको तीन बताया, इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर। तो आखिर इक्वल वेक्टर किसे कहेंगे? जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन इक्वल होना चाहिए। वही अगर पैरेलल वेक्टर किसे कहेंगे? इसके मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं बट डायरेक्शन सेम होना चाहिए। वही अगर एंटी पैरेलल की बात करें तो क्या होगा? एंटी पैरेलल में उसके डायरेक्शन डिफरेंट हो, मैग्नीट्यूड की तो बात ही नहीं करनी, वो सेम भी हो सकती हो और, लेकिन अगर इक्वल वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट रही बात यूनिट वेक्टर, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, यह ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, दिशा तो हो लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिटी हो, ऐसे वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। यही तो इंपॉर्टेंट है। मतलब अब हम जो यूनिट वेक्टर्स ले रहे हैं, जैसे कि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स लोगे, वाई लोगे, अगर वही 3 डायमेंशन रहेगा तो एक्स वाई और जेड लोगे। तो एक्स दिशा में जो यूनिट वेक्टर है, वाई दिशा में जो यूनिट वेक्टर है और जेड दिशा में जो यूनिट वेक्टर है, उसका हम लोग नाम देते हैं। एक्स दिशा के यूनिट वेक्टर को हम लोग आई कैप बोलेंगे, ये एक ट्रेंड है। वाई अगर आपको कुछ बोलना है तो आपको सिग्निफाई करना होगा, नहीं तो आप भी क्या बोले, एक्स दिशा के यूनिट वेक्टर को आई कैप, वाई के दिशा के यूनिट वेक्टर को आप लोग बोले जे कैप और जेड के दिशा के यूनिट वेक्टर को आप लोग क्या बोले, के कैप। ये बोले तो आपको कहने की जरूरत नहीं कि हमने आई कैप किसको बोला। अगर कुछ और बोलना चाहते हैं, आपकी इच्छा है तो बोल सकते हैं, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, आपकी इच्छा आप जान रहे हो। अगर यह आपको बताना पड़ेगा तो आप लोग को आपको लिखना पड़ेगा कि देखिए हम एक्स के डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को लैम्डा कैप बोल रहे हैं। अगर ऐसा बोलना चाहते तो बोलिए, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि देखिए हम एक्स डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को लैम्डा बोलेंगे, लैम्डा कैप बोलेंगे, तो आप बोलिए, लेकिन पहले लिखिए तब आप बोलिएगा। लेकिन अगर कोई आई कैप लिख रहा है तो यह दिमाग में ऑलरेडी सेटल है, क्योंकि हर कोई आज तक इसे आई कैप बोलते आ रहे हैं। आई कैप का मतलब हुआ वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। और ये तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनलिटी का मतलब हुआ परपेंडिकुलर। जहां भी वर्ड ऑर्थोगोनल आए, इसका मतलब समझिए कि वह एक दूसरे के परपेंडिकुलर की बात करना चाहता है, मतलब उनके बीच एंगल 90 डिग्री होगा। अब देखिए, अगर आप इसमें अगर x में आप 2 यूनिट चलें, अगर आपको लिखा हुआ है 2,3,5, इसका मतलब है ये पॉइंट अचीव करने में, ये पॉइंट आपका O है, ये पॉइंट अगर P है, तो आपका जो ये OP वेक्टर बनेगा, वह OP वेक्टर जो होगा वो बनने के लिए आप x दिशा में 2 यूनिट चले, ये आपका 2i कैप है। y दिशा में आप 3 यूनिट चले, जो तो 3j कैप होगा। और z दिशा में आप 5 यूनिट चले, इसको आप 5k कैप बोलोगे। तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, यह एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। ओके, राइट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, करे 4 न्यूटन टुवार्ड्स वेस्ट। तो ऑफ कोर्स ये
ईस्ट की दिशा होती है, ये वेस्ट होती है, ये नॉर्थ होती है और ये साउथ होता है। तो अगर 4 यूनिट चल गए वेस्ट की दिशा में, तो राइट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू 4 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट, 4 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट। उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा? 4 न्यूटन वेस्ट में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए तो 1 न्यूटन क्या आ गया? वेस्ट। वह उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है। अब है टाइप्स ऑफ वेक्टर में ही एक जीरो वेक्टर। आपको मैं बता दूं, यही तो बात है, स्केलर के ही डिफिनीशन में सिर्फ आपको दिक्कत नहीं है, वेक्टर के डिफिनीशन में दिक्कत है। देखिए जीरो वेक्टर को क्या बोलता है? फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक प्रॉब्लम था तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऐड गया। अब यहाँ पे ये देखें कि ये जीरो वेक्टर है, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड जीरो है। मैग्नीट्यूड ना है तब ना जीरो है, नहीं होते भी अभी क्या है? वेक्टर है। आखिर क्यों? आखिर इसलिए कि जब हम वेक्टर के अलजेब्रा को परफॉर्म किए तो हम ये बोले दो वेक्टर का सम हमेशा क्या होगा? वेक्टर। और वेक्टर का सम करने के लिए देखिए, अगर ये तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे सम किया जाता है। चलिए एक बार देखिए, यहां से यहां गए, ऐसा नहीं कि क्लास 9th में आप नहीं पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट। यहां से यहां गए और फिर यहां से यहां आ गए तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है। अगर यहां से यहां गए एक डिस्प्लेसमेंट, फिर जोड़े इसमें इस ये डिस्प्लेसमेंट को, तो क्या आ गया? जीरो डिस्प्लेसमेंट। दिशा जिधर जिधर जी करे उधर मान लो, लेकिन है, दिशा है, इधर है, आपको जिधर इच्छा है कर लीजिए। क्योंकि मैग्नीट्यूड नहीं है तो दिशा देखा कहाँ पाओगे? ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर। और इसको जीरो वेक्टर बोलने का कारण क्या है? क्योंकि दो वेक्टर का सम हमेशा क्या होगा? वेक्टर। यह वेक्टर अलजेब्रा ने बोल दिया, तो बोल दिया तो बोल दिया। तो आपका भले मैग्नीट्यूड जीरो है बट इसको आप क्या बोलोगे? जीरो वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर के सम से आया है। तो वेक्टर का, दो वेक्टर का सम हमेशा वेक्टर होगा, उसको वेक्टर बोलना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, निगेटिव वेक्टर। यही देख लो, अगर यहां से यहां गए, अगर हम इसे पॉजिटिव बोल रहे हैं तो इसे क्या बोलना पड़ेगा? निगेटिव वेक्टर। अगर हम इसको वेक्टर ए बोल रहे हैं, इसको आप लोग माइनस ए बोलोगे, और ये एक दूसरे का क्या कहलाएगा? निगेटिव वेक्टर। अब आता है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेक्टर में। यह भी एक अपना इरा है, इसका एक अपना ब्रांच है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। आखिर एक्सियल वेक्टर किसे कहेंगे? तो जब यह एक ऐसा है, कॉज किए प्लेन में, इफेक्ट आया प्लेन के परपेंडिकुलर। मतलब रोटेटिंग सिस्टम में जब आपको बात किया जाए एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर एक्सलेशन, एंगुलर मोमेंटम, ऐसी चीजों के लिए ये जो वेक्टर आ रहा है वो प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर हो। जब कोई चीज रोटेट करता है, जैसे एंगल चेंज किया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल को बोलते हैं ओमेगा। तो जब एंगल इस तरह से चेंज कर रहा है तो आप अपने हाथ को इस तरह से करोगे तो ये थंब बता रहा है उस एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन। अगर यही एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा, एंगुलर एक्सलेशन इधर होगा, घटेगा तो वो नीचे होगा। बट प्लेन ऑफ रोटेशन तो इधर है, बट उसका देख रहे हैं ना, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सलेशन, वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो जिसका रोटेशन प्लेन में हो रहा है, उसका जो फिजिकल क्वांटिटी का जनरेशन हो रहा है, अगर उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो रहा है, तो इसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे? एक्सियल वेक्टर। अब आता है नेक्स्ट, कोप्लेनर वेक्टर। तो आप कोप्लेनर वेक्टर किसे कहोगे? जब दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर एक प्लेन में होंगे तो उसे हम कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। अब ये कैसे, कोप्लेनिटी का कंडीशन क्या होता है, ये हम आगे बढ़ेंगे।
तो कोप्लेनर वेक्टर तो समझे, जब सारे वेक्टर एक प्लेन में तो उसको कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। इसके स्पेसिफिक चीज को तो हम आगे पढ़ेंगे ही। नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर। जब वेक्टर एक लाइन में हो, दो या दो से अधिक वेक्टर एक लाइन में हो, ये सारे वेक्टर आपको कहलाएंगे कोलिनियर वेक्टर। अब आपको मैं बता दूं कि वेक्टर की एक खास बात है कि अगर कोई वेक्टर है जिसमें ये उसके मैग्नीट्यूड को बताएगा और ये उसके डायरेक्शन को बताएगा, इस वेक्टर को आप इस लाइन में कहीं भी शिफ्ट करो, इससे वह वही रहेगा। अगर इसे आप पैरेलल शिफ्ट करो तो भी वो वही रहेगा। वेक्टर तभी चेंज करेगा जब या तो उसके आप मैग्नीट्यूड के साथ छेड़छाड़ करोगे या तो उसके डायरेक्शन के साथ। अगर आप उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करोगे और डायरेक्शन को चेंज करोगे तो इसमें आपका वो वेक्टर चेंज कर जाएगा। तो बिना मतलब बिना उसके लेंथ को चेंज किए, बिना उसके दिशा को चेंज किए अगर बनाते हो, उसको आप लोग बोलते हो, तो वो आपका वेक्टर है। अब आता है दो वेक्टर के बीच एंगल। तो ये बात जान लें, वेक्टर में मैंने आपको बताया कि एक हेड होता है और एक क्या होता है, टेल। तो जब दो वेक्टर का टेल जहां मिलेगा उसके बीच में जो इंक्लिनेशन होगा उसको बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। या जहां पे दो वेक्टर का हेड मिलेगा उसे ही हम बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। जब दो वेक्टर का कहीं टेल मिले या उन दोनों वेक्टर का कहीं हेड मिले तो उनके बीच जो इंक्लिनेशन होगा उसी को आप बोलोगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर। इस पे एक क्वेश्चन भी है, देखिए, क्या एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 110 डिग्री है? आखिर देखिए, ए ये है और बी ये है, तो देखिए यहाँ पे बी का टेल है, हेड तो यहाँ है, तो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये 110 है तो ये क्या है, 70। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी 110 नहीं है, क्या है, 70 है, इसलिए ऑप्शन गलत। एंगल बिटवीन सी एंड डी इज 60। देखिए सी ये है और डी ये है, दोनों जहां मिल रहे हैं वहां पे एंगल क्या होगा, 120। 60 तो नहीं होंगे। बी एंड सी, आपका ये बी है और ये आपका सी है, इसको अगर आगे बढ़ा लो तो यह एंगल जो है वह 110 है, जो ये दिया हुआ है, तो यही आपका क्या है, सही। मतलब दो वेक्टर के बीच एंगल की तभी बात होगी जब उनके या तो टेल से टेल मिले या तो हेड से हेड मिले। ओके। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। मान लो एक वेक्टर है ए, जो ये है। अगर एक वेक्टर ए है जो कुछ इतना है, मान लो ये 2 यूनिट इसकी लंबाई है इस दिशा में, अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यही वेक्टर 5 गुना सिर्फ लेंथ में बड़ा हो जाएगा और ये आपका 10 यूनिट का हो जाएगा। अगर यही -5a बोलेंगे, यही वेक्टर आपका 10 यूनिट हो जाएगा लेकिन उल्टा दिशा में हो जाएगा। यह उल्टी दिशा में होगा, यह बताता है माइनस को। तो किसी वेक्टर में अगर कोई एक स्केलर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो वह जस्ट उसके मैग्नीट्यूड को उतना टाइम्स चेंज कर देगा। अब डिपेंड करता है कि आप किससे किए हो। अगर एक से बड़े वैल्यू से मल्टीप्लाई किए हो तो बढ़ा देगा और एक से छोटे वैल्यू से मल्टीप्लाई किए हो तो क्या किया, घटा देगा। ओके। अब इसके बाद मैं आपसे यह कहूंगा, यह तो आपको जाननी चाहिए कि हम किसी वेक्टर को लिखेंगे कैसे। तो आपको मैंने बताया था लिखने का दो तरीका,
एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखो, दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखो। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखने का तरीका है, आप एक्स में कितना चले, वाई में कितना चले और जेड में कितना चले। जैसे कि कोई एक वेक्टर ए है जो लिखा है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप, इसका मतलब वो एक्स में 3 यूनिट चला पॉजिटिव डायरेक्शन में, वाई में चला 2 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में और जेड में 7 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में। अच्छा, अगर दूसरा वेक्टर मान लो बी भी है, वह दिया मान लो -2i कैप 2j कैप प्लस मान लो 3k कैप। ठीक है, इसका मतलब देखिए कि जो वेक्टर बी है वो एक्स दिशा में -2 यूनिट चला, वाई दिशा में 2 यूनिट चला और जेड दिशा में 3 यूनिट चला। अच्छा, रही बात अब इसको हम ऐड करना चाहते हैं। अगर तुम इस वेक्टर को ऐड करना चाहते हो, इसके लिए कोई खास प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ऐड करोगे। अगर ये दो वेक्टर को ऐड करना है तो सिंपल उसके आई को जोड़ दो, आई को आई से, जे को जे से और के को के से। तो आपका 3i कैप और 2i कैप माइनस होने से ये आपका i कैप हो जाएगा। 2 और 2 मिलके आपका 4j कैप हो जाएगा और 3 और 5 मिलके 10k कैप हो जाएगा। इस तरह से आप दो वेक्टर को ऐड कर सकते हो। दूसरा एक है क्या वेक्टर को रिप्रेजेंट का, ये आपका कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन था। दूसरा आप ऐसा कर सकते हो, किसी वेक्टर को अगर आप देखें तो आपने इधर x है, इधर y है और इधर आपका z है। तो आप x में चले, y में चले, z में चले, अल्टीमेटली कितना चले। इसमें आप डायरेक्टली उस पॉइंट को पहुंचो, उसके लिए आप लोग r का यूज करते हो। अगर हम 2 डायमेंशन में बात करें तो r होगा और दूसरा होगा थीटा। ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे, ऐसे सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे। अगर ये हम 3 डायमेंशन की बात करें तो यही पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको आप लोग सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कर रहे हैं, यही बन जाएगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जिस तरह से 3 डायमेंशन में एक्स वाई और जेड पैरामीटर चाहिए आपको, सिमिलरली उसी प्रकार यहाँ पे भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी 3 पैरामीटर चाहिए। वन इज कॉल्ड आर, सेकेंड इज कॉल्ड थीटा एंड थर्ड इज कॉल्ड फाई। व्हाट इज आर? आर जस्ट उस रिफरेंस पॉइंट जिसको आप ओरिजिन बोलते हैं, उससे आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उससे ज्वाइन कर दीजिए, वो आपका आर हुआ। व्हाट इज थीटा? ऐसे केस में जो थीटा होता है, इस केस में थीटा आपका रिफरेंस एक्सिस एक्स एक्सिस से उससे एंगल होता है किसमें? 2 डायमेंशन। जब बात हम कर रहे हैं 3 डायमेंशन की, तो आपको मैं बता दूं, इसे मैं ज्यादा अभी जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा फोकस है वेक्टर पढ़ाना, ये आपको नहीं आएगा। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा जान लीजिए। ये आपका एक्स एक्सिस नहीं बल्कि ये मान लीजिए एक्स वाई जेड, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका क्या है? जेड एक्सिस। और कोई पॉइंट पी है, पॉइंट ये पी इस जेड वाई जेड प्लेन में नहीं, ये बाहर है ऐसे। इस पॉइंट पी का इस ओरिजिन से जो लेंथ होगा उसी को आप बोलोगे आर। इसका जेड एक्सिस से जो एंगल होगा उसको क्या बोलोगे? थीटा। और इसको आप एक्स वाई प्लेन में अगर आप प्रोजेक्ट करते हो और जो एक्स से एंगल होता है उसी को क्या बोलते हैं? फाई। तो अगर आप इसका जेड कंपोनेंट बोलोगे तो कुछ नहीं है, आर कॉस थीटा है। जो ये आपका एक्स वाई कम प्लेन में जो कंपोनेंट है उसको हम लोग बोलते हैं आर साइन थीटा। अगर फिर हम इस आर साइन थीटा को आपको दिखाएंगे आगे, तो आखिर इसी को जो आप लोग एक्स कोमा वाई कोमा जेड करे थे, उसी को आप लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बोलोगे आर थीटा एंड फाई। जहां आर जस्ट उसको रेफरेंस पॉइंट से ज्वाइन करने के लिए जो लेंथ यूज हुआ उसको आर बोलेंगे। उस वेक्टर का जेड एक्सिस से जो एंगल होगा उसी को हम लोग बोलते हैं थीटा। और थर्ड जो पैरामीटर है बेटा वो है फाई। वह क्या है? जब उस आर वेक्टर को
उस एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर नहीं पढ़ाए हैं इसलिए इस पे ज़्यादा हम जिक्र नहीं करना चाहते हैं। जब प्रोजेक्ट करोगे तो जो प्रोजेक्शन मतलब क्या हुआ, जस्ट इसको इस पे सुला दो, या कहो तो आप लोग एक इसको एक्स वाई प्लेन को एक आईने की तरह रखो, तो जो लाइन आएगा वो एक लाइन ऑफ प्लेन जो आएगा ना, उसका जो एक्स वाई प्लेन पे जो आपको एक लाइन ड्रॉ होगा, उस लाइन का एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा उसी को आप क्या बोलेंगे, फाई। इस पे हम लोग जिक्र करेंगे अगर आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ लिए होते तो ज्यादा अच्छा से। मतलब कहने का तात्पर्य है कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर 3 डायमेंशन है तो वहां पे भी आपको 3 पैरामीटर होंगे, आर थीटा एंड फाई, जो कि आपका पहले एक्स वाई और जेड था। तो आप लोग, ये बात तो ठीक है, इतना हार्ड कोई नहीं देगा, लेकिन आपको 2 डायमेंशन में बात करेगा तो आप कहोगे एक मैग्नीट्यूड को बताएगा, दूसरा डायरेक्शन पाथ है, जिसको आप लोग यूनिट वेक्टर। तो कुछ लोग इसको ऐसे बोलते हैं कि एक वेक्टर है, कोई वेक्टर ए है, उसके मैग्नीट्यूड को हम लिखेंगे और दूसरा उसके डायरेक्शन का बात डायरेक्ट करेंगे, तो एक सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताएगा, दूसरा उसका यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को बताएगा। ओके, अगर हम बात करें, पहले आपको मैं 2 डायमेंशन में कुछ वेक्टर दिखाता हूं। अगर मान लो कोई वेक्टर ए है जो कि 2i कैप प्लस 3j कैप है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक्स एक्सिस में 2 यूनिट चले, आप एक्स एक्सिस में 2 यूनिट चले, और वाई एक्सिस में आप 3 यूनिट चले। अल्टीमेटली जो आप चले वह अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर चले। तो आप एक्स में कितना चले, 2 यूनिट, और वाई में कितना चले, 3 यूनिट। तो आखिर ए 2i कैप प्लस 3j का मतलब हुआ एक्स में 2 यूनिट और वाई में 3 यूनिट। अगर हम कहें कि एक वेक्टर ए है जो चल रहा है एक वेक्टर ए है जो 2i कैप है और 3j कैप है, तो ये आई कैप है और ये क्या है, जे कैप। तो ये 1 और 2 यूनिट, और इधर 1 2 और 3 यूनिट, ये 2 यूनिट हुआ, और ये आपका 3 यूनिट है यहाँ पहुंचे, ये आपका वेक्टर ए हुआ। अगर हम वेक्टर बी की बात करेंगे तो वो आई प्लस जे है, और चलना है तो 1 यूनिट और चल दिए, 1 यूनिट और चल दिए, तो ये आपका वेक्टर बी हो गया। कोई वेक्टर बी को यहां भी बना सकते हो, थोड़ा गड़बड़ हो गया। वेक्टर ए बोले हम आपको 2i कैप और 3j कैप, तो आप 1 यूनिट 2 यूनिट, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, तो आप कहीं ना कहीं यहां पहुंच गए। ये आपका वेक्टर ए है। अब हम बोले वेक्टर बी कि आई प्लस जे, तो आप 1 यूनिट आई में चले और 1 यूनिट जे में चले, ये आपका वेक्टर बी है। आप यही चीज 1 यूनिट आप यहां और यहां चल जाए, ये भी तो आपका वेक्टर बी हो सकता है। अल्टीमेटली आप ये चल दिए, इस प्रकार का आप एडिशन करोगे, तो इसमें अल्टीमेटली आप ए में एक्स डायरेक्शन में कितना चले, 3 यूनिट, और वाई डायरेक्शन में कितना चले, 3, और एक मिलके क्या हो गया, 4 यूनिट, तो ये बन गया। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आपको एडिशन एक्चुअली मैं नहीं बताया, इसलिए थोड़ा सा मैं थोड़ा ऐसे कर रहा हूं। ए अगर आपका 2 यूनिट आई कैप और 3 यूनिट जे कैप है, और आपका बी जो है आई 1 यूनिट है और जे भी आपका क्या है, 1 यूनिट है। अगर आप ए प्लस बी करोगे तो आपका आई और आई जुड़ के क्या होगा, 3i कैप प्लस 4 क्या हो गया, जे कैप, प्लस 4 क्या हो गया, जे कैप हो गया।
और अब इस पे क्या करते हैं, प्रॉब्लम को हम देखते हैं। तो हमने जो किया, इसके प्रॉब्लम को देखो तो समझ में आया कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम। जो भी आज हम पढ़े, इस पे जो प्रॉब्लम होंगे उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम देखते हैं। मान लो एक पहला क्वेश्चन है, गिवन दैट वेक्टर ए, एक वेक्टर ए जो है वो है 2i कैप प्लस 3j कैप। तो अब इस वेक्टर ए का एंगल वाई एक्सिस से क्या होगा। तो देखिए ये वेक्टर बनाने के लिए आपको एक्स में 2 यूनिट चलना पड़ा, और 2 यूनिट आप एक्स में चले और 3 यूनिट आप वाई में चले, तो कहीं ना कहीं आप ये पहुंचे जिसको आप वेक्टर ए कहोगे। तो कह रहा है क्या कि द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वाई एक्सिस, ये आपका एक वाई एक्सिस है और यही आपका एंगल है। ये आपका 2 यूनिट है और ये आपका क्या है, ये आपका 3 यूनिट है और ये आपका क्या है, 2 यूनिट है। तो आपको जो टेन थीटा होगा वह 2 बाई क्या होगा, 3। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स 2/3 होगा। तो आपका टेन इनवर्स 2/3 होगा। सिंपल क्वेश्चन है कि जो आपका वेक्टर है, तो इस वेक्टर के लिए आप एक्स में 2 यूनिट चले और वाई में 3 यूनिट चले, तो कहीं ना कहीं आप अचीव किए। तो वो जो वेक्टर बन रहा है उसका वाई एक्सिस से क्या एंगल है, तो वो एंगल के लिए जस्ट एक ट्रायंगल बना रखे हैं जिसमें ये लेंथ 3 यूनिट है और ये लेंथ 2 यूनिट है, ये एंगल थीटा है। तो अगर टेन थीटा की बात करेंगे तो 2/3 आएगा। तो थीटा इजकल टू टेन इनवर्स 2/3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, इसमें से कौन स्केलर है। क्या डिस्प्लेसमेंट स्केलर है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है, क्या एक्सलेशन स्केलर है, क्या वर्क एक्सलेशन है। आई होप आप अभी तक डिस्प्लेसमेंट तो पढ़ चुके होंगे कि वेक्टर है, इसका स्केलर फॉर्म को आप डिस्टेंस कहते हैं। जहां तक रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मे भी आप नहीं पढ़े हैं, ये इलेक्ट्रोस्टेट में हम लोग पढ़ेंगे। एक्सलेशन तो आप पढ़ चुके हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन। देखिए ये भी बहुत एक अच्छा चीज है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन। ये आप न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ चुके होंगे। और आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान, एक्सलेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें एक स्केलर को मल्टीप्लाई किए फिर भी वो क्या है, वेक्टर। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई ए स्केलर विथ वेक्टर इट गिव्स वेक्टर। तो ये एक अलग बात है। बट आप वर्क तो पढ़े हो ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। क्या एक और अच्छी बात है, वर्क जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से मिलके बना है, जहां पे फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। बट इसका जो प्रोडक्ट है वो वर्क देता है, जो पाया जा रहा है कहीं ना कहीं, जो आपको पता है कि एक स्केलर क्वांटिटी है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि दो वेक्टर का जब हम प्रोडक्ट करेंगे आगे, तो वो स्केलर भी हो सकता है। तो आपको मैं अभी बता दूं, दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है, जिससे कि हम प्रोडक्ट को दो फॉर्म में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और अदर इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको आप लोग स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हो और वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट है क्या, ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, एक वेक्टर मान लेते हैं ए है जो 3i कैप है, j कैप है और 2k कैप है। अब ये क्या बताता है कि आप x दिशा में 3 यूनिट चलो, y दिशा में 1 यूनिट चलो और z दिशा में 2 यूनिट चलो। एक क्यूबाइड बनाओ जिसका लेंथ 3 यूनिट है, ब्रेथ 1 यूनिट है और हाइट 2 यूनिट है। एक क्यूबाइड बनाओ। तो उस क्यूबाइड का यह डायगोनल होगा, x में 3 यूनिट, y में 1 यूनिट और z में 2 यूनिट। तो यह जो एक डायगोनल है, यह बताता है, जो क्यूबॉइड का डायगोनल है इसके मैग्नीट्यूड को बताएगा।
और आप जानते हैं क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो वी कैन से 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 9 1 10 और 4 क्या होगा 14, तो रूट 14 बोलेंगे। इस तरह से इसका आंसर रूट 14 होगा। द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर इतना। अब देखिए हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर। तो अगर कोई वेक्टर है, लेट से आपके पास कोई वेक्टर जो आपके पास दिया गया है वो है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, तो आप इसका यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे? सेम वही बात है कि आप x में 4 यूनिट चले, y में 3 यूनिट चले और z में 6 यूनिट चले, तो कहीं ना कहीं ये जो एक क्यूबॉइड बनेगा उसका डायगोनल होगा। और जानते हैं उसके मैग्नीट्यूड जो आप निकालोगे वो क्या कहोगे, अंडर रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, वो इसका मैग्नीट्यूड होगा। अब मेरा जो एग्जामिनर हमको क्वेश्चन दे रखा है कि एक यूनिट वेक्टर जो पैरेलल टू करे ए, क्या द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ, अच्छा ये कुछ और बोल रहा है, ये बात करें रिजल्टेंट की, तो जब रिजल्टेंट क्या करे, क्या द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज, ओके। तो ये तो आपका ए और बी का रिजल्टेंट का जब बात करें, जब कहे दो वेक्टर का रिजल्टेंट, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके सम का बात करेगा कि, और आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि अगर एक वेक्टर ए है जो आपका 4i कैप है, 3j कैप है और 6k कैप है, और दूसरा वेक्टर बी है जो आपका -i कैप है, 3j कैप है और माइनस आपका 3j कैप है और -8k कैप है, इसको जब आप ऐड करोगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो आपका ये बन जाएगा 3i कैप 6j कैप -2k कैप, ये दो वेक्टर का सम होगा। अब बात रही ये दो वेक्टर का सम तो आप निकाल लिए, अब कह रहा है क्या, ये हुआ रिजल्टेंट। अब क्वेश्चन कर रहा है कि द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट, अगर ये आपका रिजल्टेंट है, इसी के पैरेलल हमको एक यूनिट वेक्टर चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा, और मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के लिए तो आपको बता ही रखा हूं, उसके लेंथ का स्क्वायर जो कि 3 का स्क्वायर हुआ, 6 का स्क्वायर हुआ और 2 के स्क्वायर से क्या करें, डिवाइड कर दें, जो कि आपका ये 49 आएगा जो कि 7 आएगा, तो हम कह सकते हैं 1/7 3i कैप प्लस 6j कैप -2k कैप, जो कि आपका ऑप्शन ए है। जब भी आपको बोले रिजल्टेंट ऑफ 2 3 4 वेक्टर्स, तो कुछ नहीं करो, आप उन सारे वेक्टर को जोड़ दो, और जोड़ने का एक तरीका है, जब आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दे रखेगा तो उसके लिए तो हम लेटर पढ़ाएंगे, लेकिन अगर आपको हर दिशा का मैग्नीट्यूड दे रखा है तो सिंपल उन दिशा के करस्पॉन्डिंग दिशा को आप मैग्नीट्यूड को जोड़ दो उसके साइन के साथ, तो इससे वो वेक्टर का सम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ए आपका एक वेक्टर है जो 3i कैप प्लस 4j कैप है, और एक वेक्टर बी जो है वो 7i कैप प्लस 24j कैप है, द वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज बी। एक वेक्टर आपको बनाना है सी जिसका मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, एंड पैरेलल टू ए, बट उसकी दिशा ए के एलोंग हो, मतलब बी के मैग्नीट्यूड से ए के यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, तो वह जो वेक्टर आएगा उसकी दिशा ए की ओर होगी और उसका मैग्नीट्यूड बी का होगा। तो ए का यूनिट वेक्टर पहले निकालो, पहले ए कैप कैसे निकालोगे, तो आप वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो ए कैप जो होगा वो ए वेक्टर क्या होगा 3i कैप प्लस 4j कैप, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो कि आपका 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5 होगा। रही बात बी का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो होगा वो कुछ और नहीं होगा अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर,
ठीक है, अब ये आपका होगा 25। तो आपका जो वेक्टर सी होगा वो 25 होगा, और ये होगा 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई 5। ये कट गया और ये 5 आया, तो वेक्टर सी जो होगा 15i कैप प्लस 20j कैप। तो आप देखें कहीं 15i कैप और 20j कैप कहाँ है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है क्या, द वैल्यू ऑफ ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन इतना। अच्छा, एक वेक्टर ए है जो 5i कैप माइनस 12j कैप है। द वैल्यू ऑफ ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। यूनिट वेक्टर के लिए इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा, जो कि √5 का स्क्वायर और -12 का स्क्वायर होगा, जो कुछ और नहीं होगा 13 होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। अच्छा, द वैल्यू ऑफ ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। वैल्यू यूनिट वेक्टर का तो 1 होता है, बट क्या कहने का चाहते है उसका, क्या हर दिशा में क्या क्या वैल्यू होगा। ऐसे तो आपको यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, 1। अगला क्वेश्चन है, अ स्केलर क्वांटिटी इज दैट 1, क्या लिखा है, अ स्केलर क्वांटिटी इज 1 दैट कैन नेवर टेक्स निगेटिव वैल्यूज। कैन नेवर, क्या नहीं ले सकता है, ले सकता है। -15 जूल नहीं हो सकता है क्या, वहां पे माइनस कुछ बताता है। मस्ट बी डायमेंशनलेस, क्या जितने भी स्केलर क्वांटिटी है डायमेंशनलेस है, जूल है ना एनर्जी का यूनिट। डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर पॉइंट इन ए स्पेस। इसको सोचो पहले, इसके पहले डी को पढ़ लो। हैज दी सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर विथ डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। क्या किसी स्केलर क्वांटिटी का वैल्यू एक्सिस के ओरिएंटेशन से चेंज करेगा, या डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन स्पेस। आंसर क्या होना चाहिए, अगर हम बोलें स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन स्पेस। क्या स्केलर क्वांटिटी वेरी कर सकता है, कैन नेवर टेक्स निगेटिव वैल्यू। ये तो सही है कि क्या कर रहा है क्वेश्चन, ए स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट कैन नेवर टेक्स निगेटिव वैल्यू, ले सकता है। मस्ट बी डायमेंशनलेस, क्या वो डायमेंशनलेस होगा, का डायमेंशन हो भी सकता है। डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन स्पेस में स्केलर क्वांटिटी एक जगह से दूसरे जाने पे क्या चेंज कर जाएगा। हैज द सेम वैल्यू फॉर द ऑब्जर्वर विथ डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। एक्सिस के ओरिएंटेशन से उसकी वैल्यू चेंज ना होनी चाहिए। आई थिंक ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन 1/√2i कैप प्लस 1/√2j कैप, आखिर ये क्या है। यह एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, वो दिख रहा है कैसे, तो आप x के, ये क्या एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, उसका एक साइड है 1/√2, दूसरा साइड भी है 1/√2, तो उसका जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, √1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, जो कि 1 होगा, इसलिए वह यूनिट वेक्टर होगा। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फोर्स, क्या लिखा है, ए फोर्स वेक्टर इज अप्लाइड ऑन ए मास इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड एक्सलेशन इज इतना, व्हाट विल बी द मास ऑफ द बॉडी। अच्छा बात है, एक्सलेशन में दिशा ना दिया है लेकिन फोर्स में दिशा दे रखा है।
तो मास में दिशा थोड़ी होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सलेशन होता है। वेक्टर फॉर्म में लगाओ तो वेक्टर लगाओ, स्केलर लगाओ तो स्केलर। आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड दिखा लेना है, जो कि होगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर। मास पता नहीं, एक्सलेशन का वैल्यू क्या है 1। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100, जो कि आपका रूट 200 हो गया। इसको मास इंटू एक्सलेशन बोलेंगे। अब एक्सलेशन का वैल्यू तो 1 है, तो मास कुछ और नहीं होगा, 10 बाहर आएगा और 2 अंदर ही रहेगा, तो आप 10√2 बोल सकते हो। आंसर होगा 10√2a। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b इज π/3। द एंगल बिटवीन, अब देखिए आपका ये a है और लेट से ये वेक्टर आपका जो है b है, इसके बीच में एंगल कितना है π/3। π/3 को 60 डिग्री बोलते हैं। तो कह रहा है कि एंगल बिटवीन -3 है, अगर ये a है तो -3 है 3 गुना इधर होगा, जिसको आप बोलोगे -3 है, और 2b मतलब जिधर भी है उधर ही दुगना कर दोगे। अगर ये एंगल π/3 हुआ तो ये एंगल कितना होगा 2π/3। तो आंसर क्या होना चाहिए, गलती की है तो बोलिए। सॉरी, π/6 ना है, ये अगर π/6 है तो ये क्या होगा पाई माइनस π/6, जो होगा 5π/6, जो कि आपका ये है। नेक्स्ट देखते हैं, द चेंज इन वेक्टर में अकर ड्यू टू। अब एक वेक्टर कब चेंज करेगा, या तो आप उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो या तो उसके डायरेक्शन को। रोटेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना, फ्रेम चेंज करने से वेक्टर चेंज नहीं करेगा, वेक्टर चेंज करना पड़ेगा। और वेक्टर को हम चेंज कर सकते हैं या तो उसके मैग्नीट्यूड से या तो उसके डायरेक्शन से। ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना, रोटेशन ऑफ वेक्टर हाँ, इसलिए आंसर होगा रोटेशन ऑफ वेक्टर। व्हेन 3 फोर्स 50-30, क्या लिखा है, व्हेन 50-30 एंड 50 न्यूटन एक्ट देन बॉडी इज। अब देखिए किसी बॉडी पे 3 फोर्स लग रहे हैं, एक 50 न्यूटन के, दूसरे 30 के और तीसरे 15 के। तो बॉडी क्या करेगा, 3 फोर्स है, कुछ भी कर लो आप इसको जीरो नहीं कर पाओगे। 3 फोर्स लगा के देखो, कुछ भी कर लो आप इन तीनों के नेट इफेक्ट को जीरो नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर एक दिशा में आप 50 लगा दिए, अगर इसको एक व्यक्ति 30 से कैंसिल करना चाहता है, मान लो एक 50 का फोर्स लगा दिए इधर, आप एक उल्टा में 30 लगा भी दिया, फिर उसी दिशा में लोग एक 15 भी लगा दिए, तो 15 और 30 मिलकर 45 हुआ, फिर भी तो 5 बज गया। तो आप उसको जीरो नहीं कर सकते हो। एट रेस्ट नहीं, मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, इनइक्विलिब्रियम नहीं, मूविंग विथ एन एक्सलेशन, इसका मतलब वह एक्सलेशन के साथ मूव करेगा। नेक्स्ट, ए वेक्टर इज एडेड, a vector is added to an equal and opposite vector of similar nature form, क्या बोल रहा है, a vector is added to an equal and opposite vector, एक वेक्टर को ऐड कर रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर से जो सिमिलर है, तो वह जो ऐड होगा उससे क्या मिलेगा, नल वेक्टर। आपको मैं थ्योरी में बता रखा हूं, वह जो देगा वो कैसा वेक्टर देगा, जीरो वेक्टर। कि नेट क्या हुआ, कहीं नहीं गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड along द डायरेक्शन दिस।
then the velocity is, अब देखिए एक पार्टिकल है जो 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, किसकी दिशा में, ए की दिशा में, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? उसकी वेलोसिटी जो होगी उसका मैग्नीट्यूड 6 होगा और डायरेक्शन ए की दिशा में होगा, जो कि 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप है। सिर्फ इसकी दिशा चाहिए, मतलब ये यूनिट वेक्टर बनाना होगा, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। 2 का स्क्वायर 4, 4 8 और 1 9, तो 3 हुआ। तो आप 2 टाइम्स ऑफ 3, 6 से कटेगा तो 2 बचेगा, तो ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, जिसको आप बोलोगे 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग i प्लस जे, एक वेक्टर ए आपने देखा जो कि आपका i प्लस जे है, और आपको इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। वो मैग्नीट्यूड होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो i प्लस जे बाय √2 होगा, जो कि आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्या रखा है, क्या 0.4i कैप प्लस 0.8j कैप प्लस ck कैप रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर, तो सी का वैल्यू क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, 0.4 का स्क्वायर कर दो, 0.8 का स्क्वायर कर दो और सी का स्क्वायर कर दो, और ये 1 आ जाना चाहिए। अब देख लो क्या आंसर होगा। अब कहता है एंगुलर मोमेंटम, आखिर एंगुलर मोमेंटम क्या है? ऑफ कोर्स वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? आपको मैंने क्लास में ही बताया था कि एक्सियल वेक्टर है। अभी जस्ट जब लेक्चर लिया था एक्सियल वेक्टर में, तो आपको बताया था एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सलेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, तो वही एंगुलर मोमेंटम तो आपको पूछ दिया। ये एंगुलर मोमेंटम को हम लिखते हैं एल से, जो होता है आर क्रॉस पी। इसको समझने के लिए तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे करते हैं आपको मैंने बताया था कि फोर्स, ये वर्क डॉट प्रोडक्ट आता है, जो कि स्केलर दे दिया। यह एक ऐसा है कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट आपको एक वेक्टर मिल रहा है, और जितने भी आपके ये जो एक्सियल वेक्टर आएंगे वो इसी तरह से वेक्टर प्रोडक्ट से डेवलप होते हैं। अगला है एनी वेक्टर in an arbitrary direction can always be represented by 2 or 3, क्या होगा? Mutually perpendicular vector with have a original vector as their resultant। क्या कर रखा है? एनी वेक्टर इन एन आर्बिट्री डायरेक्शन, किसी भी एक दिशा में, कैन ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 और 3, क्या होगा? 2 या 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर के हेल्प से आप नहीं बना सकते हैं। आई जे के हेल्प से बना सकते हैं कि नहीं, वही वो कहना चाहता है। ए बॉडी वॉक्स यूनिफॉर्मली along the side of a rectangular park of side 400 and 300 मीटर, starting from one corner to the another corner diagonally opposite, which of the following statement is in। अब देखिए एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका ये लेंथ 400 मीटर है, ये आपका 300 मीटर है। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर डायगोनली अपोजिट जाएगा, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा? वो तो डिस्प्लेसमेंट यही होगा, जो कि 400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर होगा, जो कि क्या होगा? 500। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हिज डिस्प्लेसमेंट इज 500 मीटर। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 500 मीटर। अगला है यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव एनी, यूनिट वेक्टर के पास क्या नहीं होता है? यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव एनी, क्या? डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड क्या है? होता है, यूनिट क्या होगा? इकाई होगा, क्योंकि आप उस वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड किए, तो इकाई पे ही तो प्रॉब्लम आ गई। विथ रिस्पेक्ट टू
with respect to a rectangular Cartesian coordinate system, three vectors are expressed as this, and this, where I, j cap are unit vector along x, y, z axis. The unit vector r cap along the direction sum of these three vector. आसान है, आप इन तीनों वेक्टर को जोड़ दो और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोजीशन ऑफ पॉइंट क्या कहता है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज दिस, देन द पोजीशन वेक्टर विल भी क्या होगा, ये आपका बताया था ना, 3i कैप 2j कैप और 5k कैप, यही इसका पोजीशन वेक्टर होगा, जो कि पहला x बताता है, दूसरा y, तीसरा z। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ए डायरेक्शन, एक फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है, क्या वो हमेशा वेक्टर होगा, मे बी स्केलर और वेक्टर। आपको मैं बता रखा हूं करंट का एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर, इसमें से कौन वेक्टर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर, क्या प्रेशर वेक्टर है, सरफेस टेंशन वेक्टर है, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो पता चला कोई नहीं है। ए क्या है, ये अगर आपको प्रॉब्लम है इसलिए स्किप किए जल्दी में, क्योंकि आपको हर फिजिकल क्वांटिटी का बारे में पता नहीं होगा, या फिर सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ को कहते हैं, पता तो नहीं है ना, इसलिए हम ज्यादा उस पर जिक्र करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ए वेक्टर है द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ वेक्टर ए आर। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, ऐसे ये चीज अभी हम स्किप करते हैं, सॉरी, आएगा टाइम तो बताएंगे। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट, अगर थीटा ए और बी के बीच एंगल है, तो देखिए यहाँ पे ए और बी का हेड मिला, उसके बीच का एंगल थीटा, ये सही ऑप्शन है सी। यहाँ देखिए ए इधर है, बी इधर है, तो ये एंगल होता तब ना, एंगल तो थीटा इसको कह दिया, ऑफ कोर्स इसका आंसर क्या होगा, सी। अगर कह रहे कि वेक्टर पी वेक्टर क्यू के बराबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो ऑफ कोर्स यूनिट वेक्टर भी बराबर होगा। अगर यूनिट वेक्टर में p का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दें, या यूनिट, तो क्योंकि दोनों वेक्टर तो सेम होगा, ये भी तो सेम है, लेकिन क्या p प्लस क्यू मतलब दो वेक्टर का सम उसके यूनिट वेक्टर के सम के बराबर हो, नो। डायरेक्शन भले सेम हो सकता है, बट मैग्नीट्यूड इधर का कुछ और होगा, इधर का कुछ और होगा, तो बराबर कैसे होगा, तो ऑप्शन डी में प्रॉब्लम है, और सब तो सेम है। द एंगल मेड बाय वेक्टर ए विद द एक्स एक्सिस, तो देखिए आई में आप 1 चले और जे में 1 चले तो यहां पहुंचे, ये 1 और ये 1। अब कर एक्स एक्सिस से ये एंगल क्या होगा, ये आपका वेक्टर ए है, ये भी आपका एंगल क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब ये 29 नंबर क्वेश्चन, अब डायरेक्शन कोसाइन वाला छोड़ दें, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा। अब कर रहा है 100 कोप्लेनर फोर्स each of equal magnitude 10 Newton acts on a body. Each force make an angle pi by 50 with the preceding force. What is the resultant? अब देखिए, एक एक पॉइंट पे लेट से ये आपका पहला 10 न्यूटन का फोर्स है, इससे फिर पाई बाई 50 पे फिर 10 न्यूटन का फोर्स है, ऐसे करके टोटल कितना, तो तो 100 टाइम्स पाई बटे 50 करोगे तो कुछ नहीं, आपका 2 पाई अचीव होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिमेट्रिकली लगाए, जस्ट इसके अपोजिट भी एक फोर्स है, हर फोर्स के अपोजिट उतना ही फोर्स लग रहा है, तो इस बॉडी पे नेट फोर्स 0 होगा, तो हम कहेंगे इसका नेट फोर्स क्या होगा, 0। इसमें मैं एक आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जब मैं पढ़ाऊंगा, तब आपको मैं बताऊंगा कि दो क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा है उसके बारे में, मैं जब आपको हम वेक्टर को रिजॉल्व करना सिखा देंगे तब मैं उसके बारे में डिस्कस करूं तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैं वो दोनों क्वेश्चन स्किप किया हूं। वो क्वेश्चन फिर आएगा, ये विश्वास है, मैं अपने तरफ से बेस्ट देने की कोशिश किया, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें
मैसेज करें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। जहाँ पे भी मैं थोड़ा-सा स्किप करने की कोशिश किया या जहाँ पे लग रहा होगा कि सर थोड़ा तेज़ है, उसके पीछे रीज़न है क्या? कि थोड़ा वो आगे आएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बताना, लेकिन मजबूरी है कि अभी हम कुछ डिस्कस करें ही। अगर इसमें कुछ डाउट है तो फिर जब हम एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, उसमें वो क्लियर हो जाएगा आपका ये डाउट। थैंक यू।